इस सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं। टोटल 8 यूनिट पढ़ने होते हैं आप लोगों को। जो आपका पेपर का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो इसमें पार्ट ए जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है जिसमें 4 यूनिट है, और बाकी जो पार्ट बी है वो मॉडर्न ऑप्टिक्स का है, इसमें भी 4 यूनिट है। सभी यूनिट पैरेलली चल रहे हैं। सारे यूनिट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वहां पे चेक कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे पूरे कोर्स का जो यूनिट वाइज जो कोर्स बना हुआ है उसके पूरे लिंक वहां पे अवेलेबल है, और नोट्स के भी। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा कि हमने बताया हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, और इसमें जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स को पढ़ के आप लोगों को बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए यूनिट नंबर 3 में ये इतने टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। देखिए, पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पढ़ना है, जिसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। देखिए, लगभग 1820 के सेंचुरी के आसपास की बात है। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन। इससे पहले तक क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग ब्रांच माना जाता था फिजिक्स को, और मैग्नेटिज्म को अलग ब्रांच माना जाता था। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, ऐसा कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं था। तो अब प्रूफ का मतलब यहाँ पे किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से है, क्योंकि साइंस में मैथमेटिकल इक्वेशन ही चलता है। किसी भी प्रकार का आप केवल थ्योरेटिकल वर्क से काम नहीं चलता। तो किसी भी प्रकार के हमारे पास इक्वेशंस ऐसे मौजूद नहीं थे जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में कनेक्ट कर पाए। तो खैर इक्वेशंस तो बाद में आएंगे, वो तो मैक्सवेल ने जो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 इक्वेशंस दिए, उससे जाके पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप हो पाया। लेकिन ये उससे पहले की बात है। देखिए, ये जो मैक्सवेल हो गए, माइकल फैराडे हो गए, ओर्स्टेड, इन लोगों ने मिलके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जो कनेक्ट किया तो वहां से वर्ड निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी हो गई। ये लगभग 1880 1850 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को मैक्सवेल ने एकदम बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया, एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। और ये इतनी पॉपुलर थ्योरी हो गई कि आज आप भी मार्केट में देख लीजिए, जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे आप लोग जो फैन चलाते हैं, पंखा हो गया, वो भी इसी पे बेस्ड है। ओवन हो गया, उसके बाद जो इंडक्शन जो चूल्हा होता है वो हो गया। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो थ्योरी पे बेस्ड ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कितना पॉपुलर थ्योरी है। तो यहाँ पे ओर्स्टेड ने केवल ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन एक ढूंढा शुरुआती दौर में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट यानी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। याद रखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जब तक चार्ज, ये पहले भी बताया हूं, जब तक चार्ज स्थिर रहता है, रेस्ट में रहता है, तब तक इसके कारण केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे स्टैटिक्स वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक ये चार्ज क्या है? स्थिर। तो चार्ज स्थिर होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा। अब अगर यही चार्ज गति करने लगे, मूव करने लगे, इसमें वेलोसिटी आ जाए, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा, इसके साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कहीं ना कहीं एक मोशन का रिलेशन है। जैसे ही एक मोशन इन्वॉल्व हो जाए, गति इन्वॉल्व हो जाए, वैसे ही ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है। ठीक, इसको और हम लोग अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लगभग 1 डिकेड के बाद माइकल फैराडे ने इसी का रिवर्स इफेक्ट डिस्कवर किया। रिवर्स इफेक्ट मतलब
ओस्टेड ने बोला कि मूविंग चार्ज, देखिए मूविंग चार्ज, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, आप जानते हैं करंट जो है वो तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के गति के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो अगर कहीं करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगा ही। तो माइकल फैराडे ने इसका रिवर्स इफेक्ट डिस्कवर किया। रिवर्स इफेक्ट उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि कोई भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसको हल्के में मत लीजिए, केवल मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ बदलना जरूरी है। यानी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ बदल रहा हो तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज स्थिर रहता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं भी होती हैं। यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो थोड़ा इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी इसके अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी होती है, यानी इसका कर्ल जीरो होता है। जबकि यहाँ पे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है और इसका कर्ल जीरो नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फंडामेंटली डिफरेंस होता है। फिर माइकल फैराडे के बाद फिर मैक्सवेल ने, इन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी बना दिया, जैसा कि मैं आप लोग को बोला, क्योंकि ये थ्योरी अपने आप में सबसे ज्यादा इसके कॉमर्शियल एक तरह से उपयोगिता थी। ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, इसका कॉमर्शियल उपयोगिता बहुत ज्यादा थी। इस थ्योरी का प्रयोग करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते थे जिसपे पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती थी। यही इसके पॉपुलैरिटी का मेन कारण था और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे। ठीक है, उस समय ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ब्रांच हुआ करता था ये सभी साइंटिस्टों के बीच में सबसे पॉपुलर हुआ करता था पीएचडी के लिए। ठीक है, उस समय तक ये भी माना जाने लगा था कि पूरा फिजिक्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, यानी फिजिक्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वहां पे माने जाना है। बहुत सारे जो ब्रांचेस थे वो डिस्कवर्ड उस समय नहीं हुए थे या उन ब्रांचेस को लोग इग्नोर कर देते थे, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एकदम पॉपुलर हो गया, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, तो लोगों ने माना कि अब फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि जब आपको लगने लगता है कि फिल्म खत्म होने वाला है या फिल्म का जब इंटरवल होता है तो इंटरवल के बाद अचानक फिल्म में एक नया मोड़ आता है। जैसे बॉलीवुड के फिल्मों में आप देखे होंगे कि एक नया मोड़ आता है और एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो अभी तक तो इंटरवल था, मैक्सवेल तक तो इंटरवल था, फिर इंटरवल के बाद एक नए हीरो की एंट्री होती है जिसको आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, और आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी उसके बाद फिजिक्स के इतने ब्रांचेस खुल गए कि आज तक ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स कभी पूरा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बीच बीच में मैं आप लोगों को डिस्कस करता रहूंगा। आइंस्टाइन का वर्क शुरू होता है लगभग 1910-1900 के आसपास में, मैक्सिमम पॉपुलैरिटी हालांकि 1930-35 के आसपास में जाके मिली इनके थ्योरीज को, लेकिन फिर भी मैक्सवेल के बाद ही ये साइंटिस्ट आए थे। वो ब्रांच अलग था, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का उस समय इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों आप लोग वर्ड याद रखिएगा, ओर्स्टेड ने क्या बोला कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, माइकल फैराडे ने इसका उल्टा बोला कि जो टाइम वेरिंग यानी समय के साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, पर अभी तक थ्योरेटिकल, अभी तक कोई हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशन ये डिराइव करेंगे आगे जाके। ये लोग ने जो वर्क किया, इन सभी वर्क को बाद में मैक्सवेल ने कंपाइल करके 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इक्वेशंस दिए, और वही चारों जो इक्वेशंस हैं वो आज एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर 4 पिलर्स माने जाते हैं, और वही इक्वेशन प्रॉपर मैथमेटिकली इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग न होकर दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। Whenever the change in magnetic flux linked with a closed circuit, an electromotive force is induced in the circuit and hence a current flows through it, which is called
इंड्यूस्ड करंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस चीज को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, पहले यहाँ पे इसका मेन टॉपिक देख लीजिए। जो मेन टॉपिक है वो है हमारा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है ये फैराडे ने ही दिया था, तो मैं इस टॉपिक के अंतर्गत उसको समझाता हूं कि फैराडे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने दो छोटे छोटे नियम दिए। उन्हीं नियम में ये बात पूरी कवर हो जाएगी। तो पहले इनके एक्सपेरिमेंट को समझिए। देखिए रिवर्स इफेक्ट दिखाना है। रिवर्स इफेक्ट मतलब ये तो आप देख चुके हैं, ओर्स्टेड वाली बात तो देख चुके हैं। इससे पहले का जो यूनिट था मैग्नेटोस्टैटिक्स वो वही था कि कोई भी मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। सेकंड यूनिट में हम लोग यही पढ़े थे, ओर्स्टेड वाले स्टेटमेंट को। अब थर्ड यूनिट में ये माइकल फैराडे वाले स्टेटमेंट पे आते हैं कि टाइम वेरिंग यानी समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करता है। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक यहाँ पे कुंडली लिया। ये मान लीजिए एक तार की कुंडली है, लूप है, और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुने होंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक चुंबक रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो क्या यहाँ पे चुंबक रखने के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया? तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कुंडली में धारा बहने लगेगी? क्या इस लूप में करंट फ्लो करने लगेगा? तो जवाब है नहीं। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक नहीं। ठीक है ना, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है, या यूं कह लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा सही रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये जो चुंबक से ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइनें निकलेंगी, इन्हीं की डेंसिटी इस कुंडली के सरफेस से, ये जो इसका सरफेस दिख रहा है उसके सरफेस से कितना पास हो रहा है, वही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी मान लीजिए डाटा के आधार पर मान लीजिए इस कुंडली के सरफेस से यहाँ 1 2 3 4 लाइनें पास हो रही है। तो अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को ऐसे ही रहने दूं तो केवल 4 लाइनें पास हो रही हैं, यानी समय के साथ ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में वैद्युत वाहक बल कहते हैं, वो पैदा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इस फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा, जो इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स है। इसके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए, इस मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाइए तो यहाँ पे ये फ्लक्स चेंज होगा, या दूसरा है कि इस कुंडली को ही रोटेट करिए। अगर आप इस कुंडली को इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये फ्लक्स क्या होगा, इसके सरफेस से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो चेंज होगा। दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप डायनेमो जो होता है, मोटर होता है, उस मोटर में इसी कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइनें होती हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उस कुंडली से क्या होता है, बदलता, जो लिंक है वो लगातार बदलता रहता है। तो वहां पे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, जिसके कारण वहां पे आपको करंट या मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेट को हम लोग आगे पीछे खिसकाएंगे। तो मान लीजिए इस मैग्नेट को मैं यहां से और इस पीछे खिसका देता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अब क्या है कि यहाँ जो 4 लाइनें पास हो रही थी, हो सकता है अब यहाँ पे 3 ही लाइनें पास हो, 3 लाइनें। ठीक है, बाकी लाइनें इसके ऊपर से चली जाए इस कुंडली के। तो अब देखें आप लोग, इस प्रक्रिया में जब आप मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाएंगे तो टाइम के साथ फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ, घट के कितना हुआ 3। वापस इस मैग्नेट को पास लाएंगे तो वापस फ्लक्स बढ़ के कितना हो जाएगा 4, वापस पीछे लाएंगे तो 3। यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस जो कुंडली से जुड़ा है वो चेंज होता रहेगा। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कुंडली से जो लिंक है वो चेंज होगा तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इससे होगा कि इस कुंडली का एक सिरा हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, दूसरा सिरा लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ का पैदा होना यानी कुंडली में एक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाना। और जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, विभव का अंतर क्रिएट होगा, तो वहां पे धारा बहने लगेगी। समझ में आया? तो इसमें एक धारा बहने लगेगी और उस धारा को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज के कारण पैदा हुआ है, उससे प्रेरित होकर पैदा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। समझ में आया? ठीक, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक, तो अब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, इसमें कोई बैटरी नहीं लगा है,
जैसे डायनमो आप देखें ना, डायनमो जो मोटर होता है, उस मोटर को आप तेजी से घुमाइएगा तो एक्चुअल में उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है, चुंबक रहता है, पर चुंबक स्थिर रहता है, उसमें इसी कुंडली को, जैसे इस कुंडली को आप घुमाएंगे तो जो कुंडली अभी ऐसे दिख रहा है वो घूम के मान लीजिए ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इस प्रकार से जब आप इसको घुमाएंगे ना तो कुंडली जब घूमेगा, अब इसको 3D में समझना थोड़ा मुश्किल है। आप सोचिए आपके हाथ में कुंडली, उसको घुमा रहे हैं तो लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो गुजर रहा है वो चेंज होता जाएगा, और ऐसे में इसके अंदर ये एक प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ क्रिएट होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का बात समझिए। जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये जमीन है और इस जमीन पे पानी है। अगर ये जमीन बिल्कुल प्लेन है तो ये पानी क्या है, स्थिर है। जब भी किसी चीज में डिफरेंस क्रिएट होता है तो एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है, या कोई क्वांटिटी डायनेमिक क्वांटिटी का जन्म होता है। अब मान लीजिए यही जमीन का एक हिस्सा ऊंचाई पे कर दीजिए और ये नीचे, तो अब ये पानी यहाँ स्थिर नहीं रहेगा, ये पानी यहाँ पे क्या करने लगेगा, फ्लो। तो आपको यहाँ पे पानी की धारा आपको दिखाई देगी, यानी यहाँ पे ऊंचाई में अंतर हुआ। जो जमीन का ये वाला भाग है और ये जो निचला भाग है, इनमें ऊंचाई का अंतर है। ऊंचाई का अंतर होने के कारण इस पानी में क्या हुआ, पानी की धारा पैदा हुई। इसी प्रकार ये जो विभव का अंतर पैदा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि तार का एक सिरा उच्च विभव पे है और दूसरा सिरा निम्न विभव पे है। इसी को बोलते हैं विभव का अंतर यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका विभव उच्च है, इसका विभव निम्न है, तो ये सिरा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिवली होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक वैद्युत की धारा बहने लगेगी। समझ में आया? तो जब भी किसी चीज में डिफरेंस क्रिएट होता है तो एक डायनेमिक क्वांटिटी का जन्म होता है। जैसे यहाँ पे वैद्युत धारा का जन्म होगा, क्यों? ईएमएफ पैदा होने के कारण। वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। तो समझ में आया ये बात? तो इसी से माइकल फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला और दो लॉ दिया। पहला लॉ, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes with time, an EMF is induced in the circuit, and due to this induced EMF, an induced current flows through the circuit। मतलब ये पहला लॉ क्या कहता है, जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता रहता है तो उस परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक, ये पहला नियम है। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a circuit due to changing magnetic flux is directly proportional to rate of change of magnetic flux। यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको अच्छे से समझिएगा, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ है इसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ईएमएफ ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे फाई क्या है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स। ई क्या है, जो ईएमएफ पैदा होगा। टी क्या है, टाइम। यानी यहाँ पे देखिए डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी का मतलब होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसका मतलब जैसे मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाया जा रहा था तो फ्लक्स मान लीजिए 1 सेकेंड में मैग्नेट को पीछे खिसकाया जाता है, तो डेल्टा टी यानी 1 सेकेंड में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ था, 4-3 यानी 1/1। यानी ईएमएफ जो है कितना पैदा हुआ, 1 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हुआ। समझ में? ईएमएफ का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का ही होता है, वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यानी डेल्टा टी यानी टाइम में होने वाले परिवर्तन के साथ फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। अभी आपको डाटा में मैं समझा रहा था ना, जब मैग्नेट पास था तो 4 फ्लक्स कुंडली से पास हो रहा था। जब मैग्नेट को 1 सेकंड में पीछे खिसकाया गया तो 1 सेकंड के टाइम में फ्लक्स 4 से घट के कितना हो गया, 3। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 4-3 बटे टाइम कितना चेंज हुआ, 1 सेकंड। तो 1/1 यानी 1 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हुआ। अब इस 1 वोल्ट का ईएमएफ यानी 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, इसके कारण कोई धारा फ्लो होगा, उसी धारा को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड ध्यान रहे, फैराडे ने केवल इतना बोला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यानी जो परिमाण है वो डी फाई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन आ गया। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, पर इसी में एक और नियम आके जुड़ जाता है, लेंज लॉ। लेंज लॉ ने इसके डायरेक्शन पे बात की। डायरेक्शन पे उन्होंने ये बात किया कि देखिए ये जो
This law states that the direction of induced EMF or induced current is always such as to oppose the change that causes it. मतलब इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये जो EMF जिस कारण से इंड्यूस्ड हुआ है वो उसी का अपोज करेगा। तो ये बताइए, ये जो EMF इंड्यूस्ड EMF है या जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस कारण से पैदा हुआ है? वो फ्लक्स में होने वाले चेंज के कारण से पैदा हुआ है। यानी जो फ्लक्स में ये जो चेंज हो रहा है इसके कारण इंड्यूस्ड EMF पैदा हुआ है। तो जब ये इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड करंट जब पैदा हो जाएगा तो वो उसी कारण का विरोध करने लगेगा जिस कारण वो पैदा हुआ है। यानी वो चाहेगा कि उस कुंडली के फ्लक्स में चेंज ना हो। इसी कारण यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाता है। ये निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि भाई ये जो इंड्यूस्ड EMF जो पैदा हुआ है ना, वो उसी चीज का विरोध कर रहा है जिसके कारण वो पैदा हुआ है। यानी वो इस चीज का विरोध कर रहा है कि फ्लक्स में टाइम के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि फ्लक्स में टाइम के साथ परिवर्तन होने के कारण ही वो पैदा हुआ है, बट वो उसी चीज का विरोध करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको फुल फ्लेज जब इक्वेशन बनाएंगे तो मॉड हटा दीजिए। देखिए यहाँ केवल मैंने मैग्नीट्यूड में रखा था, जब मॉड हटाएंगे तो इसका जो फुल फ्लेज इक्वेशन बनेगा यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ बनेगा। ठीक, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF रिप्रेजेंट्स फैराडेस लॉ एंड निगेटिव साइन इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज लॉ। समझ में आया? मैग्नीट्यूड यानी E इक्वल टू d∅dt। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो फैराडे लॉ हो जाएगा, यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे तो वो लेंज लॉ भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग न्यूमेन्स लॉ भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस फैक्ट को कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अबव इक्वेशन इज नोन एज फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेन्स लॉ। ठीक है, न्यूमेन्स लॉ भी इस इक्वेशन को बोला जाता है। क्लियर? ठीक, तो इस सेगमेंट में मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई। अच्छा, एक चीज मुझे लग रहा है कि शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं कि जैसे फ्लक्स में चेंज करने के लिए या तो मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाइए या फिर मैंने बोला था कुंडली को ही घुमाइए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेट यहीं पे स्थिर है, कुंडली को घुमाने से कैसे फ्लक्स में चेंज होगा? देखो, एक ऐसे समझो जरा, ये जो कुंडली है ये मान लीजिए इस प्रकार से एक लूप बनाता है। तो जब ये लूप और ये मैग्नेट एकदम आमने सामने रहेंगे ना, तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो है वो इस कुंडली के पूरे इस एरिया से निकल जाएंगी क्रॉस करके। लेकिन यही कुंडली जब आप घुमा देंगे तो ये 3D में कुछ उसमें जैसे ना 3D में थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं इस कुंडली को ना 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये 3D में, तो ये कुंडली बिल्कुल इस मैग्नेट के सामने फेस कर रहा है। तो जब ये सामने फेस कर रहा है ना, तो इसमें से पूरी लाइनें यहाँ पे क्रॉस हो जा रही है। लेकिन इसी कुंडली को जब मैं घुमा के इसके प्लेन के ऐसे कर दूंगा, यानी इसका प्लेन, अब इस केस में ये कुंडली बिल्कुल इसका प्लेन जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन में है, तो ऐसे में फ्लक्स इसके इस एरिया से पास नहीं होगा। ये आपको ऐसा लग रहा है कि पास हो रहा है, एक्चुअल में ये पास नहीं हो रहा है इसके एरिया से। जब ये कुंडली को वापस आप 90 डिग्री घुमाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा 3D में, तब जाके इसमें से फ्लक्स पास होना शुरू करेगा। तो यानी कुंडली को जब आप 360 डिग्री घुमाएंगे ना, तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा और एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसमें से जीरो फ्लक्स पास होगा। यानी कुंडली को रोटेट करने पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये दो तरीके से आप लोग फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया भी था। खैर, इस सेगमेंट में बस इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।